दोस्तों अब हमें पूर्वोत्तर राज्य है उनके बारे में बात करना है इस वीडियो में। ये ध्यान रखना है, ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे इससे पहले, उसके बाद उस पार्टों में मैंने जम्मू कश्मीर और पंजाब के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो में हम जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके बारे में बात करेंगे, जिन्हें सात बहिनें भी कहा जाता है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि उन्हें सात बहिनें क्यों कहा जाता है, सात भाई क्यों नहीं कहा जाता। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए, ये जो सात बहनें हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको ये नाम याद हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना हो तो फिर भी करने तो पड़ेंगे ही। तो इसमें जो राज्य हैं उनमें 4% आबादी रहती है। 4% का मतलब है 4%। पूरे इंडिया की जो आबादी है उसका 4% हिस्सा इन सात राज्यों में रहता है। इन्हें सात बहनें भी कहा जाता है, ये आपको याद होगा, ये आपको पता होगी ये बात तो। आगे देखते हैं हम। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षा एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी थी। जो पूर्वोत्तर राज्य थे उनमें लोगों की इच्छाएं भी प्रकट होने लग गई। अब ये देख लिया गया कि जब पंजाब और जम्मू कश्मीर का फैसला हो चुका है तो हमारा कुछ ना कुछ तो हमारा भी होगा। तो वहाँ के लोग भी उठाने लग गए फैसला कि हमें भी अलग देश बनाने की मांग हो, अलग राज्य बनाया जाए, अलग हमें अधिकार दिए जाएं। तो वहाँ के लोग भी ये मांग उठाने लग गए। आगे देखते हैं हम। इस क्षेत्र में सात राज्य हैं जिन्हें सात बहनें भी कहा जाता है। 22 किलोमीटर की एक लंबी पतली सी राहदारी, इस राहदारी का मतलब है एक रास्ता, एक पतला सा रास्ता इस इलाके को भारत से जोड़ता है। वरना इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। आपको अगर मैप याद हो तो इनकी लोकेशन भी आपको याद होगी। ये जो राज्य हैं, सात राज्य, ये भारत से बिल्कुल पतली सी जुड़ी हुई हैं। बाद में उसके बाद इंडिया है, यानी कि बहुत ही एक पतली सी उससे जुड़े हुए हैं ये राज्य। तो जो राज्य हैं, ये सात राज्य, ये बिल्कुल छोटे छोटे राज्य हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सात राज्य हैं। और इनसे हम जो भी हमारा व्यापार होता है, जो दक्षिणी इलाका, ये इन्हीं से हम जाते हैं। तो ये दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार है, इसे प्रवेश द्वार माना जाता है। और यहाँ पता है आपको ये कि ऊपर चीन है और चीन भी इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना चाहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। इन सात जो सात स्टेट हैं, सात बहनें हैं, सात सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स। इस इलाके में 1947 के बाद अनेक बदलाव आए। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियायत थे, यानी कि पहले अलग अलग क्षेत्र थे। ये आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। पहले ये अलग अलग थे। आपको पता है कि मणिपुर में पहला चुनाव हुआ था और इसे भारत में शामिल कर लिया गया था। ये 1948 में कर लिया गया था इसे। और जो मेघालय है, त्रिपुरा है, इसे भी भारत में शामिल कर लिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। जो नागालैंड है वहाँ पता है आपको अंग्रेजी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए उसे अंग्रेजी भाषा के अधीन ही राज्य बना दिया गया था। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा मिला। ये डेट आपको याद रखनी है, ये फैक्ट्स है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। अब नोट है एक आपके लिए। विभाजन से पहले यह हिस्सा असम कहलाता था। जब इन्हें जो सात राज्य हैं, पहले इनको एक ही राज्य माना जाता था जिसे हम असम कहते हैं। पूरा असम, यानी कि असम बहुत ही बड़ा था पहले। जितना बड़ा अब पाकिस्तान है ना, उतना बड़ा पहले असम था। पूरा असम क्षेत्र था, उसमें से ये छोटे छोटे 6 राज्य बने हैं। असम को छोड़कर ये 6 राज्य उसमें से ही टूटे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यानी कि स्वतंत्रता की मांग हम देखते हैं। स्वतंत्रता की मांग कैसे उठी, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि स्वायत्तता क्या होती है। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ाद होना। आज़ादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। गैर असमी लोगों को जब लगा कि असमी भाषा उन पर थोपी जा रही है, यानी कि उन पर लागू की जा रही है, तो इस इलाके में राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग उठी। अब क्या हुआ कि जो असम की जो लोग थे, वहाँ पे कुछ तो असमी बोलते थे, जो कि असमी बोलने वाले लोग थे।
लेकिन जो लोग असमी नहीं बोलते थे, जो अलग भाषाएं बोलते थे, गैर असमी लोग, तो उन्हें ऐसा लगा कि जो यहाँ के लोग हैं वो हमें भी असम में शामिल करना चाहते हैं, यानी कि हमें असमी भाषा बोलने पर दबाव बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों को ऐसा लगा और इसी से वो मतलब स्वतंत्रता की मांग उठाने लगे कि हमें अलग अलग राज्य बनाया जाए। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें स्वतंत्रता की मांग कैसे उठी। तो ये क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये पढ़ने से आपको पता चल जाएगी कि कैसे उठी मांग। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया, जो 1960 में कहीं ज़्यादा व्यापक ऑल इंडिया पार्टी हिल्स कांग्रेस में तब्दील हो गया। इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग जनजातीय राज्य बनाया जाए। जो ये लोग थे जो कि असम से अलग होना चाहते थे, मैंने बताया कि असम से जो अलग होने चाहते थे जो राज्य, उन्होंने एक यूनियन का गठन किया जिसका नाम था ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन। नाम फुल फॉर्म भी इसकी आ जाती है कभी कभी आई आई टी यू है इसकी शॉर्ट फॉर्म IITU। तो इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है 1 मार्क्स में। और इसका गठन कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो इस गठन में क्या हुआ था कि ये गठन ऐसा था कि जो कि अलग राज्य बनाने की मांग करता था। अपनी स्वतंत्रता की मांग में इन लोगों ने जनमत किया, जन आंदोलन चलाए और विद्रोही कार्रवाई की। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज़्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जताई, यानी कि इन लोगों ने आंदोलन उठाए। जब सरकार ने इनकी बातों को अनदेखा किया, यानी जब इनकी बात नहीं मानी सरकार ने, तो इन्होंने आंदोलन चलाए, हिंसा का प्रदर्शन किया। वही कि जब अंगुली मतलब सीधे अंगुली से नहीं निकलते, तो इन्होंने अंगुली टेढ़ी की, इन्होंने आंदोलन चलाए। वो क्यों चलाए? क्योंकि ये अलग होना चाहते थे, उस असम से अलग होना चाहते थे। अब अलगाववादी आंदोलन क्या होते हैं? अलगाववादी आंदोलन, तो अलगाववादी आंदोलन मैंने पहले बताया कि वह लोग जो किसी क्षेत्र को अलग देश बनाने की मांग करते हैं वो अलगाववादी कहलाते हैं। तो ऐसे एक आंदोलन चलते हैं। स्वतंत्रता की मांगों से निपटना आसान था क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान मौजूद थे। अब क्या हुआ कि जो स्वतंत्रता की मांग थी उससे निपटना आसान था क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार था। जो स्वायत्तता की मांग थी वो तो इसमें मतलब पहले जो उठी थी वो आसान थी, लेकिन अब क्या होता कि कुछ लोग ये मांग करने लगे थे कि अब अलग देश बनाया जाए सब। अब बताओ, इंडिया से इतने जो राज्य, सभी राज्य ये मांग करने लगे कि हमें अलग देश बनाया जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो इससे निपटना बहुत सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि किसी भी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सैद्धांतिक तैयारी के साथ। इसलिए यह बड़ी मुश्किल थी, यानी कि एक ऐसी तैयारी कर ली थी इन लोगों ने कि हमें बस अलग देश चाहिए। तो ऐसे में बहुत मतलब भारत को ऐसे मुश्किल हुई उन्हें समझाने में और इस आंदोलन को रोकने में। आगे क्या होता है कि जो आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया। एक मिजो पर्वतीय क्षेत्र था जहाँ से ये मांग उठी थी, तो उसी को एक अलग जिला बना दिया गया उस क्षेत्र को। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ से इनका कोई नाता नहीं था। एक मिजो समुदाय के लोग थे, एक मिजो एक गठन किया गया था ऐसा समुदाय का जो कि अलग देश की मांग करते थे और ये मानते थे कि हम कभी भी इंडिया के अंग नहीं रहे, यानी कि कभी भी भारत के अंग नहीं रहे और हम अलग थे और हम अलग ही रहना चाहते हैं। तो ये मानते थे ये लोग। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोह के बीच 2 दशक तक लड़ाई चली। मिजो फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो भारतीय सरकार थी और जो मिजो क्षेत्र के जो लोग थे उनके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। बहुत यहाँ तक कि जो हमारे वायुसेना है उसका भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि बहुत लड़ाई हुई और 2 हफ्तों तक, यानी कि 14 दिन तक 15 दिन तक ये लड़ाई चलती रही, क्योंकि यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध हो गया था। ये गुरिल्ला युद्ध क्या होता है कि जो आदिवासी होते हैं वो पत्थरों से, अपने भाला, अपने हथियारों से युद्ध करते हैं, तो उसे गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। यह लड़ाई
यह लड़ाई हिंसक साबित हुई, इसमें आम जनता को कष्ट उठाने पड़े। एक दफ़ा तो वायुसेना का भी इस्तेमाल हुआ है, मैंने बताया। भारतीय सेना के इस कदम से स्थानीय लोगों की क्रोध और अलगाववाद की भावना तेज हुई। अब क्या हुआ कि इससे क्रोध और बढ़ गया जनता का। अब आगे देखते हैं इस क्रोध में क्या हुआ। फिर 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। देखिए, हम जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं उसमें यही होता है कि उसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर निकलता है। पहले आंदोलन चलते हैं, हिंसा होती है, लेकिन शांति की बात भी फिर आती है बाद में। तो इतना हिंसा हुआ, आंदोलन हुआ, अलग देश बनाने की मांग हुई, लेकिन कोई भी अलग देश नहीं बन पाया, सिर्फ मांगे उठी थी। फिर समझौता हुआ। राजीव गांधी जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, और जो लाल डेंगा थे जो कि एक मिजो क्षेत्र था, यानी कि जो मिजो संगठन था उसके नेता थे लाल डेंगा। तो इनके बीच एक शांति समझौता हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। इस समझौते में क्या बातें की गई थी कि जो मणिपुर राज्य है उसको संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा, और अलगाववादी आंदोलनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और जो पूर्वोत्तर राज्य है उनका विकास भी किया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो पूर्वोत्तर राज्य थे उन पर विकास पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो पिछड़ गए हैं बाकी देशों से। तो पूर्वोत्तर राज्यों की तो बात हुई है, यहाँ ख़त्म हो गई। यहाँ पे कैसे आंदोलन हुआ और कैसे शांति हुई, ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है समझौते में क्या बातें हुई थी। अब हमें सिक्किम का विलय देखना है। दो टॉपिक और है, सिक्किम का विलय और एक है गोवा का विलय। ये आपको बस ये छोटे छोटे टॉपिक देखना है, फिर आपका चैप्टर खत्म। आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। इसका यह है कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार था। क्या हुआ कि जो सिक्किम था उसको ये अधिकार दिया गया था कि तुम अपना शासन चलाओ, क्योंकि यहाँ की जो राजा थे वहाँ पर राजतंत्र था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो भारत सरकार ने ये प्रावधान किया कि सिर्फ दो बातों पर हमें सहमति चाहिए। एक तो जो तुम्हारी विदेश नीति है वो हमारे अंडर में रहेगी, यानी कि तुम किसी से भी व्यापार करोगे तो हमसे बिना पूछे नहीं करोगे। और दूसरी ये कि तुम्हारी सैन्य सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, तुम पर जो भी हमला होगा उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। तो ये दो बातों पर सहमति थी, और बाकी जो शासन था वो जम्मू कश्मीर के वो सिक्किम के जो राजा थे वो खुद चलाएंगे। तो ये बात इसमें बताई गई कि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के जो राजा थे चोग्याल सिंह, वो चोग्याल के हाथों में थी। यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पाई, क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं सके। सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था। अब क्या हुआ कि जो वहाँ के जो राजा थे वो भी बिल्कुल कमज़ोर पड़ने लगे, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी वो भी अलग वो भारत में शामिल होने की मांग उठा रही थी। और क्या होता था कि वहाँ के जो आपको पता है कि सिक्किम बिल्कुल छोटा सा इलाका है, अगर हम देखा हो इसके इधर नेपाल है और इधर फिर अरुणाचल प्रदेश है, और बिल्कुल छोटा सा राज्य है। वैसे सिक्किम की आबादी भी बहुत कम है, कम से कम वो 7-8 लाख के करीब ही है इसकी आबादी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सिक्किम है वो फिर भारत में शामिल हो गया धीरे धीरे, क्योंकि जो वहाँ के राजा थे वो कमज़ोर पड़ने लगे, वो लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते थे। अब नोट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिक्किम का विलय भारत में 1975 में हुआ था, और ये 22वां राज्य बना था भारत का। अब आपको कमेंट में बताना है कि अब भारत में फ़िलहाल कितने राज्य हैं। अब गोवा की मुक्ति के बारे में बात करते हैं। गोवा की मुक्ति कैसे हुई। 1977 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो चुका था, ये आपको पता है। लेकिन पुर्तगाल लिखा हुआ है, पुर्तगाल एक देश है, आपको बताओ एक छोटा सा देश है। पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। ये क्षेत्र 16वीं शताब्दी से ही औपनिवेशिक शासन में था। अपने लंबे शासन काल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया था। देखिए हुआ क्या कि जो अंग्रेज थे वो भारत से तो चले गए, लेकिन एक पुर्तगाल था जो कि वो भी अंग्रेज़ों का ही वहाँ पे दबदबा था। यानी कि पुर्तगाल एक ऐसा देश था जो कि जो गोवा है, गोवा पर अपना दबदबा बनाना चाहता था, यानी कि गोवा को अपने देश में शामिल करना चाहता था वो, और गोवा पर अपना शासन हटा नहीं रहा था वहाँ पे। तो ऐसे में क्या हुआ कि गोवा भारत से अलग था पहले, लेकिन आगे क्या हुआ ये देखते हैं। उसने यहाँ के लोगों को नागरिकों के अधिकार से वंचित किया और बलात् धर्म परिवर्तन कराया,
यहाँ के जो लोग थे उनसे ज़बरदस्ती मतलब धर्म परिवर्तन कराते थे वो लोग। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने पर रजामंद करने की कोशिश की। गोवा में आज़ादी के लिए एक मजबूत आंदोलन चला। इस आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी और 2 दिन की कार्रवाई से भारतीय सेना को गोवा में मुक्त करा लिया गया। सिर्फ 2 दिन में गोवा को आज़ाद कर लिया गया। यानी कि इतने दिनों से जब पुर्तगाल का शासन था तब तो सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब वहाँ पे आंदोलन चलने लग गए तब फिर गोवा 2 दिन में ही आज़ाद हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नोट है आपके लिए कि सन 1987 में गोवा भारत में राज्य बना। गोवा भारत का एक राज्य बन गया। देखिए जब 1961 में गोवा अलग वो बना तो वो भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। वहाँ की जो जनता थी वो अलग ही मतलब अपने आप को अलग ही रखना चाहती थी, लेकिन 1987 में धीरे धीरे उसे अपने भारत में शामिल कर लिया गया। और अब आप जानते हैं वहाँ पे गोवा कितनी ही सुंदर जगह है। आपका कभी जाने का मौका मिले तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता जो कि आप इस वीडियो में कवर ना हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी वीडियो के अंदर से आएंगे। जो भी आपने देखी होगी चीज़ें, अगर आपने ध्यान से देखी होंगी पढ़ी होंगी तो इसी वीडियो के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। और अगर एक बार आप बुक पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप रिवीजन कर लीजिए 1 हफ्ते बाद, तो सारे क्वेश्चन अपने आप ही वो हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्यों उत्पन्न होती है। देखिए जो लोग होते हैं वो आज़ादी की मांग उठाने लगते हैं और आंतरिक विवाद के कारण भी होती हैं। ये राजनीतिक संघर्ष होने लगते हैं और जातीय संघर्ष होने लगते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स आपको याद रखें। ये ही नहीं, आप खुद की तरफ से भी अपने कोई पॉइंट्स लिख सकते हैं जो भी आपको याद आ रहा है कि क्यों उत्पन्न होती हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।